इत्तेफाक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम कहते हैं इत्तेफाक से हमारी लॉटरी लग गई, इत्तेफाक से वह एक्सीडेंट से बच गया। इत्तेफाक अगर हमारे खिलाफ हो तो समझो सब खत्म। और अगर एक दिन यही इत्तेफाक से हमारे पक्ष में आ जाए तो अमित के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ जिसके विषय में यह कहानी है। सारा को अमित उन दिनों से जानता था जब वह 16 साल का रहा होगा। वे दोनों मुंबई की एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। पास में एक सुंदर सा पार्क था जहां सुबह लोग घूमने और जॉगिंग करने आते थे। अमित की जब कभी सुबह नींद खुल जाती तो वह चला आता था। वहीं एक दिन उसने सारा को देखा 2 बॉडीगार्ड के साथ में जॉगिंग करती उस हमउम्र सी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की को वह देखता रह गया। इसके बाद तो वो रोज पार्क आने लगा। माता पिता हर्षित थे और हैरान भी, कैसे रात का चमगादड़ सुबह इतनी जल्दी उठने लगा। लेकिन अमित को अलग ही धुन थी। कभी जब सारा नहीं आती तो वह काफी समय उसका इंतजार करता। उसका धधकता दिल हर पल यही सोचता, अब आ जाए काश तो दिन बन जाए। अक्सर वह आती थी और अमित उसे देखता रहता था। यह उम्र ही ऐसी होती है जब एक लड़का आकर्षण के मायने समझता है, उस अति तीव्र भावना को महसूस करता है जो लहू के साथ उसके रगों में दौड़ती है और उसे नाम देता है प्यार का। यूं तो अमित कुवैत में पढ़ता था और लड़कियों से बेहिचक बात करता था, लेकिन सारा को देखते ही उसकी सारी हिम्मत चली जाती थी। उसके साथ घूम रहे बॉडीगार्ड के डर से वह कभी उससे बात नहीं कर पाता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर अचानक एक दिन जमीन से 3000 फीट ऊपर कुछ ऐसा हुआ जिससे अमित के जीवन में उथल पुथल मच गई। प्लेन क्रैश में उसके मम्मी डैडी का देहांत हो गया। वह अकेला रह गया। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था जिसको संभालने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। उसके चाचा जायदाद हड़पना चाहते थे और इसमें कोई शक नहीं था कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अमित को मार सकते थे। मामा जो लंदन रहते थे वह उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अमित का जीवन बचाया और पढ़ाई के लिए आगे लंदन भेज दिया। अमित 5 साल बाद लंदन से वापस आया और मामा के साथ बिजनेस की बारीकियां समझने लगा। वह सारा को लगभग भूल सा गया था। अब तो उसका एकमात्र उद्देश्य बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाना था जहां उसके पिता भी न ले जा सके। उस दिन बिजनेस के सिलसिले में ही अमित सिंगापुर से वापस मुंबई आ रहा था। प्लेन में काफी रश होने के कारण उसे इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा। तभी उसने देखा सारा उसी प्लेन के अंदर उसकी तरफ आ रही है। उसके पास की सीट पर आकर बैठने लगी। सारा और भी सुंदर लगने लगी थी। यह इत्तेफाक ही तो था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सारा की इस तरह से उसके जीवन में दोबारा एंट्री होगी। सारा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने सारा से पूछा, क्या आप खिड़की के पास बैठना चाहेंगी? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपनी सीट पर बैठ गई। अमित सारा से बातें करना चाहता था पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा विषय चुने। अनेकों ख्याल अमित के दिल में आए। अंत में उसने हिम्मत करके कहा, वैसे मैं आप ही की कॉलोनी में रहता हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? लेकिन उसने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही। चाहकर भी अमित उससे कोई बात नहीं कर सका। मुंबई आने के बाद में अमित ने कहा, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तो क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कह के सारा टैक्सी लेकर चली गई। सच में बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग अंदर से कितने खराब होते हैं। अमित ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके लिए
एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अमित सारा और उसकी फैमिली को इनवाइट करने उसके घर गया। गेट उसकी मम्मी ने खोला, जो शायद अमित को पहचान गई। अरे आओ आओ बेटा, और सारा एक गिलास पानी तो लेकर के आओ। कैसे आए हो बेटा? तुम कपूर साहब के बेटे हो ना? जी हाँ। तुम्हारी मम्मी को मैं अक्सर किटी पार्टी या लेडीज़ फंक्शन में मिलती थी। बहुत ही भली लेडी थी। उन लोगों के साथ में ईश्वर ने बहुत बुरा किया। जी आंटी, वैसे शनिवार को घर पे एक पार्टी रखी है, अगर आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आंटी मैं और सारा एक ही फ़्लाइट में सिंगापुर से आए थे, लेकिन पता नहीं सारा ने पूरा से बात ही नहीं करी, चुप रही, पता नहीं बहुत सीरियस सी बैठी रही थी। बेटा, कुछ साल पहले हमारे जीवन में भी भूचाल आया था। एक सर्द सुबह को सारा के पिता ने ऑफिस की 26वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैं और सारा उस समय घर पे थे। तभी से सारा गमगीन रहती है। बड़ी तेज़ी से घटनाएं घटी हैं। हम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। देखते ही देखते अरबों का कारोबार खत्म हो गया। थोड़ा बहुत जो बिजनेस बचा था वह सारा के चाचा और पार्टनर देखते हैं, लेकिन हमेशा लॉस ही बताते रहते हैं। अब तो हमारा घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। यहाँ तक कि सारा के मंगेतर विक्रम ने भी उसे छोड़ दिया है। उसी से मिलने तो गई थी सिंगापुर। मुंहफट विक्रम ने कह दिया कि वह चमनजी लाल टंडन की बेटी से प्यार करता था, एक भिखारन से नहीं। इसलिए सारा बहुत गंभीर रहती है। घर पर भी हमेशा छुप छुप कर रोती रहती है। पता नहीं बेटा, भगवान ने हमें किस कसूर की सज़ा दी है। यह मकान भी गिरवी हैं, अगले महीने इसकी नीलामी होनी है। पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बगल वाले कमरे में बैठी सारा अपनी माँ की इस तमाम बातें सुन रही थी। उस दिन जो हुआ उसकी अब सिर्फ धुंधली यादें बची हैं। रोने की कान फोड़ने वाली आवाज़ों के बीच सारा को लगता था कि शायद उसे कोई झटका के जगा देगा। शायद उसके पिताजी दरवाज़ा खोलकर आ जाएंगे। दिन सालों में बदल गए, लेकिन वो यादें सारा को अब भी सोते से जगा देती थी। और 26 इस अंक से उसे डर लगता था। माँ जी, मैं तो छोटा हूँ, लेकिन एक बात मुझे ज़िंदगी ने सिखाई है, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, बुरे दिन भी आते हैं चले जाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। देख लीजिएगा, जिस भगवान ने आपको ये दुख दिया है ना, वही उसको खुशियों से भर देगा। आप लोगों के जीवन में फिर से अच्छे दिन आएंगे, पहले जैसे ही आप लोग मुस्कुराएंगे। मुझे ही देखिए, माता पिता के जाने के बाद चाचा ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पता है आपको, पर आज मैं पिताजी का बिजनेस नई ऊंचाइयों पर ले गया हूँ। अरे पता नहीं बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। तुम जैसा कह रहे हो, लेकिन तुम आते रहा करो। बड़ी अच्छी बातें करते हो। तुम्हारी बातों से मेरे दिल को तो बहुत ही तसल्ली मिली है। बेटा, जहाँ तक तुम पार्टी की बातें कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो सारा शायद पार्टी में ही ना आए। अब तो वह कहीं जाती ही नहीं है। विक्रम की बेवफाई के बाद तो उसे सारे मर्द जात से ही नफरत हो गई है। शादी के लिए कहते हैं तो कहती है, शादी का जिक्र मेरे सामने मत करना माँ, मुझे शादी हरगिज नहीं करनी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब समझता हूँ। वैसे ये बताइए कि ये विक्रम करता क्या है, किस चीज़ का कारोबार है इसका सिंगापुर में? अरे बेटा, सिंगापुर में उसकी वीनस कॉरपोरेशन करके बहुत बड़ी कंपनी है। वीनस कॉरपोरेशन, ये नाम तो सुना हुआ है। अरे तब तो मैं विक्रम को जानता हूँगा, मैं उससे बात करूँगा। पार्टी में आ रहे बहुत सारे गेस्ट के बीच अमित को सारा का इंतज़ार था। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसने देखा सारा अपनी माँ के साथ आ रही है। सारा ने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। येलो ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी में सारा से बात करने का अमित ने कई बार प्रयास किया, लेकिन बस वह हाँ या ना में उत्तर दे रही थी। सारा की माँ बारीकी से देख रही थी। बेटी की माँ थी, इसलिए शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अपनी जगह कुछ मिलने जुलने वालों से बातचीत करके आती हूँ। सारा जी, पार्टी कैसी लग रही है आपको? ठीक है। क्या क्या लेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं नाम की डिश तो यहाँ नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए कॉफ़ी और पनीर कटलेट मंगवाता हूँ। जी नहीं, कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे जो भी लेना होगा मैं स्वयं ले लूँगी। आप गेस्ट को अटेंड कीजिए ना। अरे सारा जी, आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रही हैं, क्यों ऐसे गुमसुम बैठी हैं? मुझे पता है कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे चिपकू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
पार्टी खत्म होने के बाद अमित सारा और उसकी मम्मी को घर तक छोड़ने गया। रास्ते में उसने सारा की मम्मी से कहा, माँ जी, सारा ने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया, पता है आपको? आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और मुझसे ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्लेन में मेरी सीट आपके पास क्या पड़ी? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, तब से पड़े हुए हैं मेरे पीछे। सारा जी, मैं फेविकॉल तो हूँ नहीं जो आपसे चिपक जाऊँगा। और रही मेल जोल की बात, तो मैं आपको पिछले 6 सालों से जानता हूँ, तब से जब आप इस पार्क में अपने बॉडीगार्ड के साथ जॉग करती थी। मैं पार्क में आपका बेसब्री से इंतज़ार करता था। अब मैं ये कहूँ कि आप मेरा पहला और आखिरी क्रश हैं तो ये गलत नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों के जीवन में पहले से खुशियाँ लाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप पुराने आशिक हैं? ऐसी बातों से मुझे सख्त चिढ़ है। आप हमारे बारे में मत सोचिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे ही समय बीतता गया। अमित ने कई बार सारा से बात करने, उसके निकट आने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। धीरे धीरे नीलामी का समय आ गया। नीलामी से 2 दिन पहले सारा की मम्मी अमित के घर पहुंच गईं। अमित ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और कहा, अरे माँ जी, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। बेटा, परसों का सोच के मेरा तो दिल घबरा रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। बस वो दोनों अब जेल में हैं। आप समझ गए ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? नीलामी में आखिरी बोली हमारी ही होगी। आप घर जाकर बिल्कुल आराम से सो जाइए। बेटा, जो तुमने हमारे लिए किया है वह भगवान भी नहीं कर सकता। शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए। बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम जीवन में बहुत सुखी रहो। बस तुम्हारे प्रति सारा के व्यवहार से मुझसे बहुत दुख होता है। माँ जी, सारा बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। मैं तो आप में अपनी माँ को ही देखता हूँ। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नीलामी के रोज टंडन साहब के घर बहुत बड़ा मजमा लग गया था। टंडन साहब की कोठी बड़ी ही शानदार थी। उसे नीलामी में खरीदने वालों का जमघट लग गया था। मुंबई के रईस लोग नीलामी में हिस्सा लेने टंडन साहब के घर पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सरकारी अमला और चीफ ऑक्शनर तावड़े साहब भी आ गए। तावड़े शहर में बहुत ही ईमानदारी से नीलामी करवाने वाले अधिकारियों में प्रसिद्ध थे। बस वह अपनी हाइट से मात खा गए थे। वह 5 फीट के होंगे, इसलिए लोग उचक उचक के उनको देख रहे थे। मिसेस टंडन और सारा के चेहरे पर चिंता और व्यग्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सारा को लग रहा था जिस घर में वो बचपन से खेली बड़ी हुई, आज वह दूसरे का हो जाएगा, इसलिए वह बहुत दुखी थी। नीलामी प्रारंभ होने से ठीक पहले अमित भी आ गया और उसने कोने में दूर बैठी हुई मिसेस टंडन और सारा को हाथ हिलाकर अपने आने का संकेत किया। सारा ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। माँ, ये चिपकू भी नीलामी में हम लोगों की हंसी उड़ाने आया है क्या? तावड़े ने खड़े होकर सभी नीलामी में आए सज्जनों को नीलामी के नियम बताए। घर के विषय में बताया कि कितनी जगह में बना हुआ है और कितने कमरे हैं इसमें, जैसे स्विमिंग पूल आदि मकान में हैं। नीलामी की रकम 20 करोड़ निश्चित की गई है। आप लोगों को 20 करोड़ से ऊपर की ही बोली लगानी है। मैंने आप लोगों को नीलामी के सभी कायदे और कानून बता दिए हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो मैं कल नीलामी की शुरुआत करता हूँ। नीलामी की पहली बोली उमेश तोरानी ने बोली। मैं शुरुआत में ही ऐसी बोली बोल रहा हूँ कि शायद उसके ऊपर कोई बोली ना लगा पाए। 25 करोड़। बोली वास्तव में बहुत ऊंची थी। इसके ऊपर बोली लगाना एक मुश्किल कार्य था। चीफ ऑक्शनर तावड़े ने कहा, ये क्या तोरानी साहब, 35 करोड़ के घर की इतनी कम बोली? इतने बड़े प्रोड्यूसर होकर ये क्या बात कर रहे हैं आप? सज्जनों, तोरानी साहब की बात पर मत जाइएगा। 25 करोड़ से बहुत अधिक कीमत है ज़मीन की। कम से कम नीलामी में जितना सरकार को मिलना चाहिए उतना तो हो जाने दीजिए। अच्छा, ये युवा इंडस्ट्रियलिस्ट अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मेरी तरफ से नीलामी की बोली 25 करोड़ 50 लाख। हाँ, ये हुई ना बात? सेठ गुलजारी लाल ने अगली बोली बोलते हुए कहा 26 करोड़। तोरानी ने कहा, छोटी छोटी बोली आप लोग क्यों लगा रहे हैं? ऐसी बोली लगाइए कि मजा आए। लीजिए मेरी तरफ से एक बोली 28 करोड़। 28 करोड़ सुनकर सब लोग शांत हो गए।
सबको मालूम था कि तोरानी से कंपटीशन नहीं किया जा सकता। काफी देर तक किसी ने बोली नहीं लगाई। तावड़े ने कहा, सज्जनों, ये आप लोगों की नहीं, इस घर की बेइज्जती का मामला है। टंडन सेठ ने न जाने कहां से मटेरियल मंगवा कर ये कोठी बनवाई है। आप लोग कुछ तो इस बात का ख्याल रखें और थोड़ी अच्छी बोली बोलें। अमित ने सारा की माँ को फोन लगाया। माँ ने सारा से छुपाकर मध्यम स्वर में अमित से बातें करी। सारा समझ गई और उसने माँ से कहा, माँ, अमित से बात कर रही थी ना अभी आप? माँ, अमित अच्छा आदमी नहीं है। वह हम लोगों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। कोई मुझे बता रहा था, और कोई क्या, चाचा जी ने मुझे खुद बताया कि अमित के आदमियों ने उनके साथ में काफी मारपीट की है। मुझे लगता है माँ, अमित हमारी दोनों प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इसीलिए मैं कहती हूँ वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे बेटा, कौन अच्छा है कौन बुरा है किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता। देखो भविष्य में क्या लिखा है। लगता है अब कोई बोली नहीं लगाएगा। मैं आखिरी बार 3 तक काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 28 करोड़ 50 लाख। अमित बोल उठा। तुरंत ही तोरानी ने 29 करोड़ की बोली लगा दी। 29 करोड़ की बोली के बाद तोरानी और अमित के बीच होड़ सी लग गई। जितनी भी तोरानी बोली बोलता, अमित उससे 50 लाख ज्यादा बोल देता। 32 करोड़ 32 करोड़ 50 लाख 33 करोड़ 33 करोड़ 50 लाख। तोरानी के आदमियों ने उसे खींच लिया और उससे कहा, बस इससे ज्यादा अगर बोली लगाओगे तो नुकसान होगा। अमित बिजनेस नहीं कुछ और ही कर रहा है सर। अमित की होड़ मत कीजिए। पता नहीं कहां से इतना पैसा लाएगा। आप उसको लगाने दीजिए, उसको बर्बाद हो जाने दीजिए, फिर हम इस मकान को ले लेंगे। लेकिन फिर भी तोरानी ने आखिरी बोली बोलते हुए कहा, 35 करोड़। 35 करोड़ सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वैल्यूएशन के हिसाब से भी इस मकान की कीमत 35 करोड़ ही थी। इसके ऊपर की बोली लगाने वाला नुकसान ही उठाता। तावड़े इस परिणाम से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नीलामी की औपचारिकता निभाने के लिए वो बोला, 35 करोड़ 1, 35 करोड़ 2। ठहरिए तावड़े साहब, 35 करोड़ 50 लाख। तावड़े ने कहा, अरे वाह, ये हुई ना बात। तो तोरानी जी, कुछ बोली लगाना चाहेंगे आप? तोरानी ने अमित को घूर कर देखा, लेकिन अमित की आंखों में एक अजीब सा विश्वास देखकर उसने हाथ के इशारे से तावड़े को कहा, अब बस। ठीक है तोरानी जी, 35 करोड़ 50 लाख 1, 35 करोड़ 50 लाख 2, 35 करोड़ 50 लाख 3। मुबारक हो अमित, ये मकान अब आपका हुआ। सारा नाराज होकर अंदर चली गई। अमित ने सारे कागजात माँ जी को दे दिए और कहा, लीजिए माँ जी, ये घर पुनः आपका हो गया। जुग जुग जियो बेटा, आज तुम हमारे जीवन में एक फरिश्ते की तरह आए हो। अमित उनसे विदा लेकर जाने लगा तो गेट पर सारा ने उसका रास्ता रोक लिया और तल्ख लहजे में कहा, वाह जनाब वाह, कहाँ जा रहे हैं? अब तो आपने हमें खरीद ही लिया। पहले हम सावरिया सेठ के कर्जदार थे, अब आपके हो गए। वैसे कितनी मोहलत देंगे आप हमें इस घर में रहने की? कैसी बातें कर रही हो सारा? ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। मैंने नीलामी में एक पैसा भी नहीं लगाया। मुझे गलत समझना छोड़ दो अब। कैसे ना सोचे, आपके हर एक एहसान ने मुझे गहरे जख्म दिए हैं। अब बस और नहीं, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज़। और आज के बाद कभी हमें अपनी सूरत मत दिखाइएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका चेहरा हरदम मुझे हमारी बर्बादी, हमारी बेबसी की याद दिलाता रहता है। अब ज़्यादा हो रहा है सारा, हद होती है हर बात की। ठीक है, मैं भी आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने कभी नहीं आऊँगा। इस सब का जब माँ जी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारा को बुलाया और कहा, सारा, हद होती है। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमेशा उसे बुरा भला कहती रही। अमित क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। आज तुम्हारे पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, तुम्हारे चाचा और पार्टनर ने मिलकर उनकी हत्या की थी। यह सब अमित ने ही अपने प्राइवेट जासूसों को लगाकर पता लगाया और आज उसी के प्रयासों से तुम्हारे चाचा और पार्टनर जेल में हैं।
अमित ने सही दामों पर तुम्हारे पापा का ऑफिस रुकवा दिया और उसी के पैसों से नीलामी में यह घर हमारा हुआ है। उसने हमारी राय के सारे कांटे हटा दिए, तुम्हारे लिए पल के बिछाए रहा, लेकिन तुम तो हमेशा उसे गलत ही समझती नहीं। हर आदमी विक्रम नहीं होता सारा। विक्रम जैसे मौका का फायदा उठाने वाले करोड़ों होते हैं, लेकिन अमित जैसा एक ही होता है। मूर्ति बनी बैठी थी सारा। उसे लग रहा था कि वह कोई दुस्वप्न देख रही है। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये मैंने क्या किया? खुद ही अपने दुश्मन बने बैठी। बहुत बुरा भला कहा मैंने अमित को। वह शायद अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अभी इसी वक्त अमित से माफी मांगनी होगी। चलो माँ, अकेले मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो सारा ने सोचा अमित आ गया। उसने दौड़कर गेट खोला, लेकिन वह सामने खड़े सज्जन को देखकर स्तब्ध रह गई। सामने और कोई नहीं, विक्रम था। उसे देखते ही सारा गुस्से से तमतमा गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे गलती हो गई सारा, मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। सारा ने लगभग चीखते हुए कहा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। प्लीज सारा, एक बार माफ कर दो। मुझे अंदर आने दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज प्लीज माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंसानियत के नाते सारा की माँ ने विक्रम को अंदर बुला लिया और पानी दिया। प्लीज सारा, प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। कुछ देर बाद सारा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मुझे सोचने का समय दो विक्रम। विक्रम की बेचैनी से उसे और माँ जी को लगा कि उसे सच में एहसास हुआ है, लेकिन सारा की माँ को कुछ अटपटा सा भी लग रहा था। इतनी तेजी से घटना चक्र चला कि रात भर सारा सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उसने अमित को बहुत फ़ोन लगाए, पर नो रिप्लाई आया। सारा तैयार होकर तेजी से अमित से मिलने चल दी, लेकिन गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने बताया, साहब तो रात ही कुछ महीनों के लिए फॉरेन टूर पर निकल गए हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे। विदेश में भारत के सिम का इस्तेमाल नहीं करते, तो आने के बाद ही आप उनसे बात कर पाएंगे। इस बात को कई दिन बीत गए, लेकिन ना अमित आया ना ही उसका फोन। विक्रम का फोन प्रायः आ जाता था। सारा ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। उसकी बातों में कहीं सारा को बनावट सी लगती थी। मन में कहीं वो अमित को भुला नहीं पाई थी। ये क्या भावना थी जो वो अमित के लिए महसूस करती थी? ऐसा उसे कभी विक्रम के लिए नहीं लगा। अमित को खोकर सारा ने जाना कि प्यार क्या होता है। बेटी की सूनी आंखों को उसकी मां पड़ चुकी थी, और एक दिन उसका इंतजार खत्म हो गया। अमित आ ही गया। सारा ने दरवाजा खोला तो देखा अमित खड़ा था। सारा के चेहरे पर अनेकों भाव आए और चले गए। सारा को सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या कहे या क्या करे। जैसे तैसे उसने कहा, अंदर आइए ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आपको तकलीफ देने नहीं आया। माँ जी को बुला दीजिए, उनसे थोड़ा काम था। अमित ने धीमे स्वर में कहा। कुछ पल की हिचक के बाद सारा बोली, मेरी नादानी की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। मैं आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अंदर आइए। आपको मेरी कसम, जिसने मेरे पापा के कातिलों को जेल पहुंचाया, हमें वे घरबार होने से बचाया, कदम कदम पर हमारी सहायता की, उसे कैसे मैंने गलत समझ लिया? मुझे और सजा मत दीजिए प्लीज। सारा ने लगभग रोते हुए कहा, एक शर्त पर आता हूँ, आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज़। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ना ही आपने कोई गलती की है, फिर माफ़ी किस बात की? आप तो वैसे ही गुस्सा होते हुए और डांटते हुए अच्छी लगती हैं। मैंने तो आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। विक्रम से धोखा खाने के बाद मैं हर आदमी को गलत समझने लगी थी। कुछ दिन पहले उसने आके मेरे से माफ़ी मांगी थी। खैर चलिए ठीक है, अब आप बैठिए, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। विक्रम का नाम सुनकर अमित के चेहरे पे एक दर्द सा उभर आया। सारा शायद इसका मतलब समझती थी। माँ, आप लोगों ने कब सारा की शादी तय की है, या फिर शादी भी हो चुकी? सारा जरा तू अंदर जा। बेटा, विक्रम ने माफ़ी मांगी और शायद सारा ने उसे माफ़ भी कर दिया।
पर मुझे लगता नहीं कि वो शर्मिंदा है। उस दिन कुछ तो था जो वो हमें नहीं बता रहा था। तुम ही कह रहे थे कि तुम उसे जानते हो। सच बताओ बेटा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। माँ जी, विक्रम को सारा ऑर्डर मेरी इंडस्ट्री से ही मिलता है, जो मैंने उसे भेजना बंद कर दिया था। और मैंने उससे कह रखा है कि जब तक सारा और माँ जी नहीं कहेंगी, मैं उससे 1 रुपये का सामान भी नहीं भेजूंगा। इसीलिए भी वो शायद इतना बेबस था। अब अगर आपको लगता है वो सच में बदल गया है, तो मैं वापस उससे बिजनेस रिलेशन बनाने को तैयार हूँ। ओह बेटा, आज तुमने मेरी ये दुविधा भी दूर कर दी। हमेशा सोचती थी ये धूर्त लड़का 180 डिग्री से कैसे परिवर्तित हो गया। अब समझ आया। सारा की माँ हूँ, उसके बिना कुछ बोले ही समझ लेती हूँ वो क्या चाहती है। वो सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहती है। पिछले कई दिनों से उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द आज तुम्हें देख के छलका है। अब बस मैं तुम दोनों को एक होते हुए देखना चाहती हूँ बेटा। कुछ पल अमित शांत रहा। कुछ कहने की हिम्मत शायद बटोर रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और दुख बह रहे थे। माँ जी, एक और बात है। सारा से निराश होकर जब मैं विदेश गया तो वहाँ मामा जी ने अपने NRI दोस्त की लड़की से मेरी शादी तय कर दी थी। परसों मेरी मंगनी है और मैं आप लोगों को उसी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। मामा जी ने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अब अगर इस शादी से उन्हें खुशी मिलती है तो मैं किस मुंह से मना करूँ, जब पहले मैंने ही हाँ किया था। काश एक बार पूछ लेता मैं आपसे। जिंदगी में दूसरी बार वो अथाह निराशा महसूस कर रहा था। सारा की माँ स्तब्ध रह गईं। उन्हें लगा जमीन नीचे से फट रही है। ये भगवान का फरिश्ता जो उनके सामने बैठा है, जो सारा को सच्चे दिल से प्यार करता है, सारा की नादानी की वजह से हमारे हाथ से जा रहा है। उसका मन किया हाथ पकड़ के रोक ले उसे, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। बेटा, तुम सही सोच रहे हो। मामा जी का कहा मानना ही सही धर्म है तुम्हारे लिए। और फिर तुम तो मेरे बेटे हो। बेटा माँ से कहाँ अलग होता है? बेटा माँ से कभी अलग नहीं हो सकता बेटा। इसके बाद जैसे वक्त थम गया। एक बार फिर इत्तेफाक ने उन्हें मजबूर कर दिया। इतना पास आकर भी अमित सारा को शायद खो दिया था। दूसरे कमरे से सारा की परछाई उसे दिख रही थी। आज फिर सारा की आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह अमित था। माँ जी से विदा लेकर अमित घर से निकला तो उसने एक बार पलट के देखा। सारा उसे ही देख रही थी। सारा की आंखों में दर्द था और अमित की आंखों में मजबूरी। सगाई वाले दिन सारा को उसकी माँ ने किसी तरह से तैयार किया। अमित ने हमारे लिए इतना कुछ किया है सारा। अब उसकी खुशी के लिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पर न चाहते हुए भी सारा यही चाहती थी कि ये शादी न हो। अमित के बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया। चारों ओर रौनक ही रौनक थी। महंगे कालीन बिछे हुए थे। शहर के सारे इज्जतदार लोग आए हुए थे। सामने स्टेज था जिस पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था। अमित और मामा जी ने सारा और उसकी माँ को रिसीव किया और स्टेज के सामने VIP सोफे पर बिठाया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। रंगारंग कार्यक्रम खत्म होने के बाद मामा जी स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने अनाउंस किया, अब कुछ ही देर में मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग डिनर करके ही जाएं। अमित लाल रंग की शेरवानी में जच रहा था। उसे देखकर सारा के दिल में दर्द हुआ। उसे लगा कि सगाई के शोर में उसकी जिंदगी कहीं खो रही है। थोड़ी देर बाद मामा जी दोबारा स्टेज पर आए और बोले, अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रिय भांजे अमित कपूर और उसकी लकित चार्म सबसे प्यारी बेटी सारा टंडन को कि वो स्टेज पर आए, जिससे मंगनी की रस्म पूरी की जा सके। सारा स्तब्ध सी रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। माँ की तरफ देखा, वह भी समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है।
मामा जी ने फिर सारा की ओर देखकर कहा, मैं आप ही से कह रहा हूँ बेटा। अमित ने सारा के पास आकर कहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मामा जी तुम्हें भी बुला रहे हैं। सारा उठकर अमित से लिपट गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उसके हाथों पैर में कंपन थी। ये सब क्या है? उसकी आंखें पूछ रही थी। अमित ने धीरे से कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। वैसे मामा जी अक्सर ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर ये सच है तो दुनिया में मुझसे सुखी कोई नहीं होगा। मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब चलो स्टेज पर देखते हैं मामा जी ने क्या चक्कर चलाया है। दरअसल मेरे मामा जी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माँ जी आप भी चलिए ना, जल्दी करो सारा, मेरे मामा जी को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। मामा जी ने माँ को बताया कि अमित उनका इकलौता भांजा है। जब वह आपके घर से उदास आया तो मैंने इससे सब मालूम कर लिया। सारा ही इसके बचपन का प्यार है। मैंने अपने NRI मित्र को मना लिया। अमित की खुशियों के अलावा हमें और क्या चाहिए। रस्म के बाद अमित ने सारा के कान में कहा, वहाँ विक्रम बैठा है। मुझसे शादी करने में अगर अभी भी कोई पछतावा है तो विक्रम से बात करूं? अगर पिटने से डर नहीं लगता ना तो करना, तीनों से पिट जाओगे तुम। और सब हंसने लगे। आज तारीख क्या है माँ? बेटा 26 तारीख है आज। सारा को लगा कि उसके पिता आसमान से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अमित ने सारा का हाथ पकड़ा और चल दिया। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।